जिला सैनिक कल्याण कार्यालय मुरैना का ग्राम तरसमा पोरसा मुरैना में भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के साथ बैठक का आयोजन 14 जुलाई 2026 की देखें एक झलक। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मुरैना ने भूतपूर्व सैनिकों से परिचय कर उनका हालचाल जाना। चौरासी है और एक साल बाद मेरे को आके मुरैना में। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज गलत बताऊंगा। आप लोग ना आपको हाँ मुरैना में जब बताता हूँ ना साधन आना शुरू करता हूँ, मैं गाड़ी मेरी शुरू कर दी। कैसे हो? ये बैक बोल रहा है, कैसे हो? ठीक ठाक हो? और आपसे तो बाद में शिकायतें करूँगा बैठ के। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हो? मेरे को आप पहचानो या ना पहचानो, और कैसे हो? आप लास्ट कब आए मुझे बता, जो आता है उनको पहचान के कब आए? नहीं शहीद नायब सूबेदार जगराम सिंह तोमर का माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद नायब सूबेदार जगराम सिंह अमर रहे, शहीद नायब सूबेदार जगराम सिंह अमर रहे, शहीद नायब सूबेदार जगराम सिंह अमर रहे। शहीद नायब सूबेदार उपेंद्र सिंह तोमर का माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि की जय, भारत माता की जय। नायब सूबेदार उपेंद्र सिंह तोमर नायब सूबेदार उपेंद्र सिंह तोमर नायब सूबेदार उपेंद्र सिंह तोमर अमर रहे। मुख्य अतिथि ग्रुप कैप्टन एम.के. पांड्या साहब, तोमर साहब और सोल्जर बोर्ड से आए सभी टीम का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन और स्वागत वंदन करता हूँ। सम्मानीय वरिष्ठ संयोजक मकर सिंह साहब, इस मीटिंग का आयोजन करने वाले तरसमा ग्राम भूमि के सरपंच भूरे सिंह तोमर साहब, उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। एवं यहाँ उपस्थित समर्थ वीर राजपूत परिवार के सभी पूर्व सैनिक भाइयों का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एवं इस राजनाथ सिंह तोमर जी आए। वो भी आए। तरसमा की तो हिस्ट्री है। हमारे बीच पधारे केदार सिंह तोमर जी आए, बाबा जी हमारे, उनका माला गाला का सम्मान किया जाए। आप बात कर रहे हो, बाजा तो बजाएंगे अभी। ऐसे कैसे? आप लोगों के कारण तो हम चलते रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? मकरन जी आए। ये तो मैं वो लाठी समझ रहा हूँ जो लाठी हर समय खड़ी रहे और कोसा ताकत में रहेगा, ठीक है? अरे नहीं हो गया। सबसे पहले तो तरसमा
आपकी भूमि को प्रणाम। ठीक है, उसके बाद मेरे सारे परिवार के सदस्य, बड़े छोटे और तस्मा के युवा वर्ग, जिनको मैं देख पा रहा हूँ कि इतने जबरदस्त तरीके से जो योगदान दे रहे हैं और ये सब ऑर्गेनाइज किया है, बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। आदरणीय सरपंच साहब, और जैसे मैंने कहा मेरे परिवार के सदस्य, कुछ लोग तो आप लोग ऐसे हो कि जब मैं फौज में गया हूँ उस समय तक आप रिटायर होकर आ चुके थे। ठीक है, शायद दूसरी भी नौकरी करके आ चुके थे। और जब मैं पढ़ रहा था पोरसा के बारे में और मुरैना के बारे में, तो ये एक गांव हिस्ट्री में नजर आया कि यहाँ सबसे ज्यादा बेल्ट वाले लोग हैं, मतलब वर्दी वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा वर्दी वालों की तादाद है इस गांव में। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो शायद मुरैना में यही एक गांव है जो सबसे ज्यादा सूरमाओं की और शहीदों की भूमि है, और सबसे ज्यादा सिपाही यहीं से हुए हैं। यही नहीं सिर्फ फौज में, आर्मी में, एयरफोर्स में, इवन सीआरपीएफ में, बीएसएफ में बहुत लोगों की यहाँ पे भूमिका रही। तो इसलिए हालांकि मुझे पता है अंदर से शिव थोड़ा नाराज था कि पोरसा में इतनी अच्छी मीटिंग हो जाती है तो क्यों हर बार वहीं जाना है। ठीक है, पर मेरा दिल अटका हुआ था कि नहीं, अगर तरसमा की भूमि ऐसी है तो क्यों ना तरसमा जाया जाए। और इससे पहले हमारे सीनियर फौजी जो हमें छोड़ के अलविदा कहकर चले गए थे, मैं उनकी क्रिमिशन के समय आया था यहाँ फ्यूनरल के समय, तो तभी से मेरे मन में था कि मैं अगली मीटिंग यहाँ होगा, जो मर्जी हो जाए, पोरसा की मीटिंग हम पोरसा में हुआ करेगी, पोरसा की मीटिंग हम किसी न किसी गांव में होगी, और पहली मीटिंग तरसमा से शुरू होगी। वो इसलिए भी कि कुछ लोग यहाँ मैंने देखा है, और पोरसा वाले जितने अपने फौजी भाई हैं, जो भी लोग हैं, काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और उनको पता भी है कि मेरी सहूलतें क्या हैं, मेरा सैनिक कल्याण दफ्तर कहाँ है, कौन कौन स्टाफ के लोग हैं। ठीक है, काफी मतलब जोश में लोग रहते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने अभी अम्बा में देखा, लास्ट मेरी मीटिंग 10 तारीख को कोटा में थी, केवी साहब के घर पे, जो सबसे बड़ी चीज मैंने देखी कि कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे हैं और माताएं बहनें ऐसी हैं, माताएं बहनों का तो मतलब इक्का दुक्का कोई वहां तक पहुंचेगा मुरैना में। ठीक है, या फिर वो बुजुर्ग लोग जिनको किसी न किसी के सहारे के साथ वहां पहुंचना पड़ता है। अगर उनकी बात करो तो फिर दिल को दर्द होगा कि हम लोग हैं किसके लिए, या ये कल्याण जो सैनिक कल्याण ऑफिस है, दफ्तर है, किसके लिए? चलते फिरते हम लोग के लिए, या माताओं बहनों को छोड़ के तो बिल्कुल फिट है, विश्व खुश है, उनको तो बोलूंगा। फौजी तो वैसे भी रिटायर में होता है, ये बहुत क्लियर है, और फौजी का भी बुरा नहीं होता, फौजी जवान बोला जाता है, कैसा भी हो। ठीक है, तो अगर हम अपने आप को समझते हैं तो मेरी प्रकाश आज भी शिव से यही रहेगी कि हम जब भी मीटिंग करेंगे, अपनी मीटिंग गांव-गांव में करनी शुरू करो, अपने संगठन में भी, ताकि संगठन में वो लोग जुड़े जिनको इसका पता ही नहीं। और ये जो मीटिंग्स हैं, ये हमारी जो बैठक है, ये सिर्फ पोरसा तहसील या वो शहीद पार्क पर लिमिट ना होकर घर घर पहुंचे, हमें पता लगे, उनको पता लगे कि हम क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी सहूलतें क्या हैं, सरकार ने क्या क्या बोल रखा है और उन तक क्या क्या नहीं पहुंच रहा है। मैं पहुंचने की बात कभी करूंगा, नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि आज भी अगर मैं मेरी दलील मांगे तो मैं बोलूंगा कि योजनाएं बहुत है, अनगिनत योजनाएं हैं, अनगिनत फायदे हैं, लेकिन क्या वो हर इंसान तक पहुंच रहे हैं जिसको उसकी जरूरत है? नहीं। सरकार का वो नहीं है कि वो नहीं देना चाहती, ये भी नहीं है कि बीच में दफ्तर नहीं देना चाहता, ना, क्योंकि उस इंसान को जिसको वो फायदा मिलना है, उसकी आज की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मैंने अभी बोला कि जो आप देख रहे हो उसके अंदर नाम, नंबर, रैंक, पूरा एड्रेस, ओके, और साथ में अपना आज का मोबाइल नंबर। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, आपका आई कार्ड कभी भी मैं पूछूंगा तो आप दिखाओगे मेरे को आई कार्ड, वो लाल वाले और सफेद वाले। उस समय एक कागज लेके उसमें एंट्री करवा के कोई डिस्चार्ज की कॉपी, कोई आधार तो शुरू शायद 2010, 12, 15 में हुआ है। ठीक है, तो तब तो ये चीजें होती नहीं थी,
अच्छा, दूसरा क्या था, विश्वास बहुत था उस समय। विश्वास बहुत था कि आपके किसी डॉक्यूमेंट को फर्जी यूज करके कुछ गलत नुकसान पहुंचाने की किसी की कभी मंशा नहीं होती। लेकिन आज जितना हम आगे डिजिटल युग में जा रहे हैं, उतना ही उसका खतरा भी बढ़ रहा है। आज आपका आधार हो, मोबाइल नंबर टैप हो जाए, मैंने आपका पैसा निकाल सकता हूँ। और एक चीज जो जबरदस्त मैं ये बोलूंगा कि हमारी जमीन और हमारा पैसा ये एक ऐसी चीज है जो हर बीमार में या हर चीज में घर करती है और बहुत जरूरी चीज है आगे की पीढ़ी के लिए भी और हमारी स्टैंडिंग के लिए। सबसे बढ़िया चीज है हमारी पेंशन। लेकिन क्या पेंशन को ठीक लगी या आपको कोई डाउट है? क्या आपको या आपके बच्चों को या आपकी मैडम को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जिससे मैं शुरुआत करूंगा, उनका अपना आइडेंटिटी कार्ड, उनका अपना पहचान पत्र जो वाइफ का होना चाहिए, क्या उनके पास है? मैं मानता ही नहीं कि अपने बड़े बुजुर्ग जो भी बैठे हैं उनकी वाइफ के पास ना कार्ड। बहुत कैसे जमाना, जब से हमने बोलना शुरू किया अब आ रहा है, क्योंकि जब वो आई कार्ड बनवाने आती है मेरे पास में या वो खुद आते हैं कि मेरी वाइफ का आई कार्ड बना दो, उसमें सबसे बड़ी चीज क्या चेक करता हूं मैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स। जैसे जैसे हम ये डिजिटल युग की तरफ जा रहे हैं, सब कंप्यूटर सब चीजें ऑनलाइन हो रही है, उसमें सबसे पहला काम क्या है? जब मैं आपको मिले तो मुझे पता है यार कि ये जानता है मेरे को, मैं इसको जानता हूँ। लेकिन जब डिजिटल की बात करें तो मुश्किल से अगर वो मैच नहीं करती है तो वो रोक देगा कि ये मैच नहीं था। और मैच नहीं किया मतलब वो मामला वही उस चीज को आज से इसलिए मैं शुरू किया है कि भाई कल को हम तो ठीक है, हमारी पेंशन आ रही है, हमारी पेंशन चल रही है, लेकिन हमारे बाद जो मुश्किलात हमारे वाइफ को आने वाले हैं, हमारे बच्चों को आने वाले, वो मामला बिल्कुल क्लियर चलता है। उसके लिए हमारे कागजात ठीक होने, दुरुस्त होने बहुत जरूरी है। और मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि जितने भी गांव के लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, कहाँ भी गाँव है, कृपया आप अपनी अपनी टीम बनानी शुरू कर दो अपने अपने गाँव में। जितने फौजी हैं उनको ये वो लोग क्या नंबर बता, और वो नंबर सारे सिसोदिया साहब से शेयर करो। एक बहुत बड़ा ग्रुप बन रहा है उसमें, जिसके अंदर मैं इंफॉर्मेशन डालता रहता हूँ। उसको पढ़ो, उसको बोलो के बाद में 10 बार पढ़ने से एक चीज याद रहे, एक भी फायदा कर लो तो शायद मेरा यहाँ आना और मेरा यहाँ सैनिक कल्याण अधिकारी बन के आना सफल है। जिसकी शुरुआत ये है कि मैडम का आई कार्ड होना बहुत जरूरी है सबसे पहले, और उसकी मंशा वही है कि आई कार्ड भी बनेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे। अगर आपके होते होते तो चीज चेंज हो सकती है तो उनके आपके जाने के बाद उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल। उस समय बच्चे लेके आते हैं, नहीं आते हैं, तो किस हालात में, हेल्थ कैसी है, ये सब चीजें डिपेंड करती है। उस चीजों के लिए जैसे अध्यक्ष बैठे हैं अभी मकरल साहब बैठे हैं, तो मेरी दरख्वास्त यही है कि आगे से जब मैं तो हर क्वार्टर में एक बार आऊंगा, ठीक है, हर क्वार्टर में एक बार आऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आप बुलाने वाले बनो, मैं पक्का आऊंगा। आप किस गांव में, हर गांव में करेंगे हम, जिस गांव बोलो वहां आऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले जो हर क्वार्टर में हमारा इंक्रीमेंट होना चाहिए वो ये कि मैंने अपने गांव के 4-5 बंदे जोड़े इस ग्रुप में। सहायता कई प्रकार की सहूलियत जो हमें पहले फौज में भी मिलती थी, रिटायरमेंट के बाद में भी मिलती है, लेकिन जानकारी के अभाव से हम इसको ले नहीं पा रहे हैं और इसको लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और आज जो है सबसे पहले तो हर आदमी के पास में मोबाइल है। अगर वो खुद नहीं चलाना चाहता है, एंड्रॉयड मोबाइल खुद नहीं चलाना जानते हैं, तो उस घर में कोई ना कोई ऐसा आदमी जरूर है, चाहे उसका जो है बेटा हो, बहू हो, नाती पोता, जो एंड्रॉयड मोबाइल चलाता है। और आज इसमें सारी जानकारी आप ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ हम जानकारी के अभाव से हम जो है उसको पता नहीं कर पाते हैं। देखो, सेवानिवृत्त होने के बाद सबसे पहले जो अभी जो नए लोग आ रहे हैं उनका सीधा सबसे पहले क्या होता था, आपको बैंक से पेंशन मिलती थी और आज जो अभी बैंक से मिल रही है, लेकिन पहले बैंक की अलग अलग CPPC हुआ करती थी, जिसको बोलते थे सेंट्रल प्रोसेसिंग पेंशन प्रोसेसिंग सेल है ना, और वो बैंक खुद डालता था, उनके जो सेंट्रल प्रोसेसिंग CPPC होती थी वो डालती थी। लेकिन आज जो है
पीसीडी इलाहाबाद ने एक स्पर्श जो है प्रोग्राम बना दिया और एक ब्रांच बना करके पीसीडी इलाहाबाद में ही बैठा दिया। यानी कि जो भी बैंक हैं, सारी बैंकों की पेंशन एक जगह से पीसीडी इलाहाबाद स्पर्श से चलती है। तो उनके स्पर्श पीपीओ बने हुए हैं, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा सुविधा है ना। ऊपर उधर से ही जो है सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपकी पेंशन हो जाती है। लेकिन हमारे जो पुराने वाले फौजी हैं, इनको सबसे बड़ा दिक्कत आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का वैसे स्पर्श में हो गया है। कुछ लोग बाकी होंगे जिनकी दिक्कत है, जिनका डाटा नहीं मिल रहा है, डाटा की वजह से प्रॉब्लम है। अधिकतर लोगों का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। क्यों, जिनका भी मोबाइल नंबर अपडेट है उनका जो है सीधा मैसेज आया हुआ है कि आपका स्पर्श में माइग्रेट हो गया, आपका लॉगिन आईडी ये है, पासवर्ड ये है, आप लॉगिन आईडी करके इसके अंदर आपको अपना हर महीने कितनी पेंशन बढ़ रही है वो पेंशन स्लिप आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, स्पर्श का पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब सब कुछ आपकी सुविधा इस मोबाइल में भी अवेलेबल है। 2 जगह से, ये तो हो गया आपका जो है पेंशन का। अभी मैं बताता हूँ आपको जो है 2 जगह से आपको आर्थिक सहायताएं मिलती हैं। 2 जगह से आपको जो कई तरह के जो है पैसे मिलते हैं। जैसे एक है सबसे पहले केएसबी, जिसको बोलते हैं केंद्रीय सैनिक बोर्ड, जिसका ये मैं आपको किताब दूंगा, इसके नीचे इसकी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है www.ksb.gov.in। बाहर तो सबको दे दो आप, है ना। इसके अंदर जो है इसकी वेबसाइट दी हुई है। ये वेबसाइट आप खोलोगे तो उसके अंदर वेलफेयर स्कीम में जाओगे, क्या क्या सहूलियत मिलती है, क्या क्या आपको जो है मिलता है, वो सब कुछ दिया हुआ है। 11 तरह की सहायता, 11 तरह के आपको जो है आर्थिक सहायता केंद्रीय सैनिक बोर्ड से मिलती है और बहुत आसानी से वो आप ले सकते हो, क्योंकि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना। आज जो है हर क्षेत्र में, आजकल गाँव में भी लोगों ने कंप्यूटर की दुकानें लगा रखी हैं, ऑनलाइन की दुकानें लगा रखी हैं। और लड़के आज ट्रेंड हैं, अगर आप उनको बता दोगे कि भैया इस साइट से मुझे बच्ची की शादी का आवेदन करना है, तो वो आपको खोल के बता देगा कि आपको उसके लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए, क्या क्या करना है, ये सब चीज़ें ले आओ। आप ऑनलाइन वो डाल देगा और आपका जो है सीधा वो हमारे पास जाएगा, हम उसको रिकमेंड करके भेज देंगे, आगे चला जाएगा और आपका पैसा सीधा दिल्ली से आपके खाते में सीधा आ जाएगा। तो बहुत अच्छा, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो 11 तरह की आर्थिक सहायता केंद्रीय सैनिक बोर्ड से मिलती है। उसके साथ साथ 12वीं आपको जो है पीएम स्कॉलरशिप मिलती है। जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, जैसे क्या नाम प्रोफेशनल कोर्स होगा, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई और टेक्निकल कोर्स कर रहा है, MBBS कर रहा है और कुछ कर रहा है, तो उसके लिए भी ये पीएम स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है। और वो पीएम स्कॉलरशिप का पैसा है, उसको अप्लाई करने के लिए पहली साल से ही करना पड़ेगा आपको। और वो 3,000 साढ़े 3,000 रुपये तक बच्ची और बच्चे के लिए दोनों अलग अलग है, और वो पैसा सीधे आपके खाते में आता है ना। इसी तरीके से फिर राज्य सैनिक बोर्ड, आपका जो भोपाल में हमारा जो डायरेक्टरेट है, वहाँ से भी आर्थिक सहायता मिलती है और कई तरह की आर्थिक सहायता मिलती है। बच्चों की पढ़ाई का हो गया, अगर कोई डिसेबल बच्चा है किसी का, यानी कि जो विकलांग बच्चा है किसी का, उसका भी पैसा मिलता है। कोई फौजी ऐसे हैं जो पेंशन आ गए हैं पुराने ज़माने के, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिलती है। पेंशन, जो भूतपूर्व सैनिक 2 तरह के होते हैं, एक पेंशनर्स और एक नॉन पेंशनर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले सेवानिवृत्त होकर के आ गए, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही, उनका पीपीओ नहीं बना है। तो उन लोगों को आपको बताना चाहिए, उनको आज केंद्रीय सैनिक बोर्ड से सीधे 8,000 रुपये महीने, यानी कि 1 लाख रुपये साल का मिलता है। ठीक है, लेकिन उसकी कुछ जो है शर्तें, कुछ पात्रताएं, 65 साल उम्र होनी चाहिए, है ना। और वो पेनरी का मतलब होता है गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले, यानी कि इन पर कोई खाने पीने का कोई स्रोत नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कहीं से कोई आय नहीं है। उन लोगों को जो है 8,000 रुपये महीने केंद्रीय सैनिक बोर्ड मिलता है। कुछ आर्थिक सहायता भोपाल से भी, राज्य सैनिक बोर्ड से भी मिलती है। तो कहने का मेरा मतलब है, ये सब जानकारी के अभाव से हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। और जो RSB जो हमारा राज्य सैनिक बोर्ड है, इसको भी आज ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं। इसकी भी वेबसाइट ऊपर दी हुई है, sainikkalyan.mp.gov.in। इसको आप जब खोलोगे तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले समग्र ID, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ESM ID। एक जो है ESM ID वो हमारे पास बनती है
उसके लिए आपको हमारे पास आकर के ऑनलाइन करना पड़ता है। जो नए लोग हैं उनका सबका हो गया, पुराने कुछ लोग हैं जिनका जो है ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो कृपया आपसे अनुरोध है कि अपनी समग्र आईडी सबसे पहले मोबाइल से लिंक करवा लें, और यहीं बात जो है लोग जो ऑनलाइन वाले लड़के हैं, के बाद हमारे पास जब आप आओगे समग्र आईडी लेकर के, तो हम ऑनलाइन आपका ESM आईडी क्रिएट कर देंगे। ESM आईडी, समग्र आईडी और आपका मोबाइल नंबर, ये जब 3 डालोगे तो उससे आपको जो है राज्य सैनिक बोर्ड की जितनी भी योजना है वो आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हो, और वो आप सारी चीज़ें मिल सकती है। चाहे वो बच्ची की शादी का पैसा है, चाहे स्कॉलरशिप है। जो आर्मी में रहते थे उस समय हमें एजुकेशन ग्रांट मिलता था, चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट, जिसको CA बोलते थे, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद में इसको स्कॉलरशिप बोलते हैं। CA आपका इंटाइटलमेंट था, ये प्रिविलेज है ना। इंटाइटलमेंट और प्रिविलेज में अंतर है। ज़्यादा बात करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, मोटी मोटी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। इसमें सारी चीज़ लिखी हुई है कि आपको कौन कौन से ग्रांट मिलते हैं, कितना पैसा मिलता है, अप्लाई कैसे करना, उसके अंदर क्या क्या दस्तावेज हैं, ये आप सब चीज़ें इसको पढ़ करके, और आपको खुद चिल्लाना चाहिए, आपको खुद आना चाहिए। हम आकर के आपके पास बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग आकर के नहीं करते हैं। तो सबसे दिक्कत जो आज जो आ रही है हमें, तो पुराने लोगों की है, और वो दिक्कत ये है। सबसे मेरा एक अनुरोध है कि आपके पास में, सबके पास में PPO है, PPO, उसके बाद में आप स्पर्श का PPO किसी भी ऑनलाइन की दुकान से निकलवा सकते हैं, नहीं तो आपके मोबाइल से पता करेंगे। मोबाइल में आप स्पर्श डालेंगे, SPARSS जब डालोगे आप गूगल पे, तो आपका वो लिंक खुल जाता है, ऊपर वाला ही लिंक है पेंशनर वाला, उसको क्लिक करोगे तो उसमें आपको जो है पूछता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको खाता नंबर, आपको आर्मी नंबर, ये दोनों डालने से आप पता चल जाता है कि आपका स्पर्श का PPO क्या है, और वो आप इस मोबाइल से ही डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो बाहर दुकान जा करके कर सकते हैं, है ना। तो आप जो है उससे आज जो है कोई भी सहायता लेने के लिए आपके बच्चों का नाम पहले सिर्फ आपकी डिस्चार्ज बुक में होना जरूरी था, लेकिन आज आपके स्पर्श PPO में भी उनका नाम होना जरूरी है। तो वो आप ऑनलाइन करवा सकते हो यहाँ से। ऑनलाइन अगर आपके बच्चों का डाटा आपके सैनिक दस्तावेजों में सही दर्ज है, उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ में कोई अंतर नहीं है, तो आप यहाँ ऑनलाइन डाल दोगे, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे जो मांग रहा है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कहने का मेरा मतलब ये, स्पर्श का PPO डाउनलोड करवाएं, और उसमें आपकी स्पेशली आपकी जो पत्नी है, जो आपकी जो पत्नी है उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब चेक कर लें। उसके आधार कार्ड के साथ में उसकी जो है मार्कशीट है उसके साथ में टैली कर रही है कि नहीं। अगर टैली नहीं कर रही है तो उसको ठीक कराना है, क्योंकि आपके रहते हुए बड़े आसानी से हो जाएगी, आपके बाद में ये आसानी से नहीं होगी, और उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है। आपके बाद फैमिली पेंशन मिलने में उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इतनी आसानी से पेंशन नहीं शुरू होती है। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम आपके PPO, आपके सैनिक दस्तावेजों में सही है, तो 5वें दिन ऑनलाइन स्पर्श में आप डाल दो, 5वें दिन पेंशन आ जाती है। और जिनका सही नहीं है उनको बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे मेरा अनुरोध ये है कि प्रत्येक जो है फौजी अपना जो है स्पर्श का PPO निकलवाए, और उसमें अपनी पत्नी का नाम, डेट ऑफ बर्थ चेक करे, उनके आधार कार्ड और उनके बाकी जो शैक्षणिक दस्तावेज हैं, यानी कि अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो, नहीं पढ़ी लिखी है तो कोई बात नहीं है, आधार कार्ड से टैली कर लो, है ना। उनके नाम में अगर कोई वेरिएशन है तो उसको ठीक कराने की प्रक्रिया शुरू करो, और आपके रहते आसानी से ठीक हो जाता है। आपके बाद में उसमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि रिपोर्ट सबसे ज़्यादा भरोसा आपका करता है, उनका भरोसा नहीं करता है। आपके जाने के बाद में कौन है वो, उनके नाम में एक भी अक्षर में दिक्कत है तो वो बोलता है कि भैया ये तो इनका डेथ सर्टिफिकेट भेजो, इन्होंने दूसरी शादी की है और इस नाम का मैरिज सर्टिफिकेट लाओ। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसमें वो परेशान होती रहती हैं, और बच्चे भी साथ नहीं देते। तो कहने का मेरा मतलब सबसे अनुरोध है कि ये सब ज़्यादा ठीक करवा लो, और इस किताब में पढ़ लो क्या क्या आपको सहूलियत मिलती है, क्या क्या आपको जो है मिलता है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। फिर भी कोई डाउट है तो मेरा नंबर है 9827344335, आप ले लो, मैं नोट करा दूंगा, आप मुझे कॉल करो। नहीं तो जो आपको ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में हम डालते रहते हैं क्या क्या आपको स्कीम मिलने, कोई नई चीज़ें आती हैं तो ग्रुप में डालते हैं।
और अधिकतर अभी तक हमारे 7,500 आदमी रजिस्टर्ड हैं, इसमें से सिर्फ कुछ लोग ही जुड़े हुए हैं। तो वो भी मेरी प्रक्रिया चल रही है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का, जिनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है। और अपडेट है तो मोबाइल नंबर वो है जो बंद हो गया, कब चला गया, क्या हो गया। तो आपसे ये भी अनुरोध है, आप आएँ, अपना समग्र ID लेकर के ऑनलाइन कराएं और अपना मोबाइल नंबर वो दें जो आपका व्हाट्सएप वाला है, चाहे आपके पास, चाहे आपके पोते के पास, किसी न किसी के पास तो जरूर होगा, है ना। तो उसमें मैसेज आता रहेगा तो आपको पता लगेगा, आपका पोता बता देगा बाबा ये मैसेज आया है सैनिक कल्याण से, ठीक है ना। अब जैसे ये मीटिंगों का भी हम डालना शुरू करेंगे, जैसे आज मीटिंग है तो किसी की कोई खास समस्या है, आसपास के दूर रहने वाले वो यहाँ भी आ सकते हैं, मिल सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें करना शुरू करें, क्योंकि आज मीडिया का ज़माना है, मीडिया से अपडेट होगी तो आपका ही फायदा होगा, हमारा, ठीक है। हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको पहले आगे आना पड़ेगा, ठीक है। आज जो है अपना, पहले क्या था क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो है सैनिक कल्याण बदल गया है, ठीक है। क्योंकि आपके सैनिक कल्याण अधिकारी पायलट है, फाइटर पायलट है, तो कितनी तेज जाता है जहाज, उसी तरीके से इनका दिमाग तेज जाता है ना। उनको रात को भी नींद नहीं आती है, सही बता रहा हूँ आपको, रात को भी नींद नहीं आती है। कोई काम आपने दे दिया, सोते नहीं है, रात को भी बोलेंगे भैया वो एक सना का बंदा आया था, उसका काम हुआ कि नहीं, रात को भी मैसेज में डाल। मेरे पास भी आप आओगे तो 100% मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपका काम होगा, और ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता हो। हमने जो है 100 साल पहले की डेट ऑफ जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है लोगों का, शादी प्रमाण पत्र बनवाया है, बनता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसका प्रोसेस, उसका तरीका सब अलग है, थोड़ा परेशान होना पड़ता है। आपको सब चीज़ ठीक है तो जल्दी हो जाता है, नहीं तो आपको 4 बार जाना पड़ेगा। मतलब ये है कि जब हम आपके साथ हैं तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि अपने काम के लिए आप भी आगे हैं। तो ये सब चीज़ें आप जो है देख लीजिए, क्योंकि समय ज़्यादा बात करने का नहीं है, तो मैं तो मोटी बात यही बोलूँगा कि समग्र ID के साथ में आपको ऑनलाइन करना है तो सब अपनी समग्र ID और आधार के साथ में टैली होना चाहिए आपका नाम, अगर नहीं है तो उसको करवा लीजिए, और आप आधार के साथ में आपकी समग्र ID को लिंक करवा लीजिए, और मोबाइल भी उसके अंदर लिंक करवा लीजिए, हमारे पास आ जाए, ठीक है। जब भी आते मुरैना 10 मिनट मेरे पास आओ, रजिस्टर्ड है उसमें नाम लोड करो और बैठो, मैं आपको चेक कर लूँगा कि आपका डाटा सही है कि नहीं सही है तो फिर हम जो है करने की कोशिश। पूरा डाटा नहीं है उसमें तो आपको सहायता नहीं मिलेगी, ठीक है। वो लेगा ही नहीं, ऑनलाइन जैसे राज्य सैनिक बोर्ड से डालोगे उसमें ESM ID चाहिए, जब ऑनलाइन नहीं है तो आपको ESM ID नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आपको कुछ करनी पड़ेगी। अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको बाबू शिवबीर सिंह से बोलेंगे, वो अपनी क्या क्या समस्या है, यहाँ के जो बड़े बड़े केस हैं वो आपको अवगत कराएंगे। उनका टोटल जो इन्होंने बोला है उसके अंदर 2 सबसे बड़े पॉइंट, क्या आपका कोई भी कागज, PPO, डिस्चार्ज बुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका समग्र ID, आपकी बैंक खाता, जहाँ भी आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो सब कुछ सेव होना चाहिए। यार कोई चीज़ को जो ये बोल रहे थे कि अपने होते होते हम सब कुछ करवा सकते हैं, बाद में मुश्किलात ज़्यादा होंगे, ये याद रखो कि आपके जो पर्सनल पर्टिकुलर हैं, नाम, पिताजी का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल दुरुस्त, नंबर 1। पीछे पीछे ही मैडम का नाम, मैडम का डेट ऑफ बर्थ, मैडम का आधार, मैडम का पैन दुरुस्त, सेम स्पेलिंग, ERO ABC सेम, ठीक है। इन सब दस्तावेज में ऑलरेडी बन रहे हैं, प्लीज उसको ठीक करवा लीजिए। और आज आधार और ये लड़ भिड़ के भी हो रहा है, बाद में सरकार करने वाली नहीं, मैं बता रहा हूँ, आज ही पैसे खाने शुरू कर दिए उन्होंने, ठीक है। मैं आया, मान लो मेरा नाम MR पांडे है, मैंने वहाँ फौज में गया, MR कर लिया, आगे पांडे ऐड कर दिया, कंप्यूटर नहीं मानेगा कल को, केसेस आ रहे मेरे सामने। तो कृपया डिस्चार्ज बुक में जो नाम है उसको चलो, हमें मतलब किस चीज़ से है कि भैया मेरे को और मेरे परिवार को किसी चीज़ की आपत्ति ना आए, ये एक चीज़। दूसरी, यही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके ओरिजिनल जो हैं उनको संभाल के रखिए, जो आपके परिवार को, मेरा मतलब सीधा सीधा मेम साहब को, मैडम को और बच्चों को पता होना चाहिए कहाँ रखे हैं, ये याद रखो, ओरिजिनल कहाँ रखे हैं पता होना चाहिए। और जो अकाउंट आप चला रहे हो वो ज्वाइंट अकाउंट और डिफेंस अकाउंट होना चाहिए, पेंशन अकाउंट जरूरी हो गया। इसके बाद अगली चीज़ इन्होंने बोली
सबसे इम्पोर्टेंट मुरैना जब भी आते हो, मैं भी वही रिपीट कर रहा था, आओ बैठो, अपनी चीज़ें ऑन कागज़ लेके आओ, ऑनलाइन कराओ, उससे पता भी लग जाएगा कोई अगर चीज़ दुरुस्त नहीं है तो हो जाएगी। आओ आराम से बैठो, मुरैना घूम गया, आपका अपना घर बैठा वहाँ पे ऑफिस, आराम से बैठो, आके दो बात करो। हो सकता है हमारे पास कुछ बताने को, हो सकता है आपके पास कुछ बताने को कि भाई पुराने बंदे का ऐसे अटका हुआ साहब, उसका ऐसे हो गया, बातों में चीज़ें निकलती। हो सकता है मैं पकड़ लूँ कोई चीज़ और हो जाए, या पेंशन केस या सीडीए की प्रॉब्लम, वो चीज़ सीधी सीधी शिवबीर साहब डील करते हैं। तो मैं इनको दरखास्त कर रहा हूँ, अब ये चीज़ें ये करेंगे डील। आपने बताई दी है, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी पुरानी हैं, खासकर 1952 में आए हुए हैं, 68 के हैं, 70 के, उनको पेंशन नहीं मिल रही, उसमें पेंशन मिल रही। उनकी पत्नी का नाम तुरंत पीपीओ में दर्ज है, मैन की बहुत सटीक चीज़ है ये। काफी बुरे गए, अब वो इस इंतजार में बैठे हैं कि जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरी पत्नी को पेंशन मिल जाएगी। जब वो नहीं रहते हो, तब वो जब सैनिक बोर्ड में आते हैं तो उनकी पत्नी का नाम पीपीओ में नहीं होता, क्योंकि पीपीओ पुराना वाला था, पहले कागज की किताब में थी, उसको वो समझते हैं कि हमारा पीपीओ का नाम है। अब उसको इंडोर्समेंट के टाइम पर रिकॉर्ड ऑफिस ने उस समय कुछ कागज भिजवाए थे कि अपनी अपनी पत्नी का नाम इंडोर्स करा देगा, पर जानकारी के अभाव के कारण वो नहीं समझ पाए उसको, और टाइम पे सबमिशन नहीं हुआ और उनका इंडोर्समेंट नहीं हो पाया, और फौजी एक्सपायर हो गया। अब उसकी पत्नी जब पेंशन के लिए आई तो नाम नहीं, अब नाम भी है तो यहाँ पे कलावती है, वहाँ पे लीलावती है। जब हम ऐसा केस सबमिट करते हैं रिकॉर्ड ऑफिस में तो वो बोलता है पूरी फैमिली पेंशन केस बना देता है कि इस व्यक्ति की दो शादी। अब इंक्वायरी कराओ, ये पत्नी कौन है लीलावती, वो दोनों एक ही। ये समस्या बहुत बड़ी। अगर कोई बुजुर्ग ऐसा है, पुराना है, इसकी पत्नी का नाम इंपोर्टमेंट नहीं है, इसके पास पीपीओ, आप पीपीओ निकालें, आपका हर महीने को लेके जाता है नंबर, उसने पीपीओ नंबर आता है, पीपीओ नंबर जो एस्टेब्लिशमेंट है उनका जो पीपीओ नंबर आता है उसमें अगर 01 लगा देते तो उसका यूजर आईडी बन गया। नए लोगों को मालूम है, आपको सब स्मार्ट पुराने लोग, उसके बाद पासवर्ड बन जाता है, आपको तो अपडेट कर रहे और नहीं है तो आप पहले कोड में आ जाए, हम आईटी से बंदे बैठा रखा है, वो निकाल के देगा, नहीं हो तो हमारे पास है, हम निकाल के देंगे। उसमें एक बार चेक कर लो कि पत्नी का नाम सही है या नहीं। फिर डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम आती है। डेट ऑफ बर्थ और नाम ये दो ऐसे विषय हैं कि अगर ये गलत हैं तो जितनी भी हमने कहानी पढ़ी सब बेकार है। जितनी भी हमने सहायता बताई आपको किसी मतलब की नहीं है। रिलेशन सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं आप बच्चे का, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उसमें कुछ और लेना तो 2 साल पहले कम निकाल के रखिए, उसी समय सोच लिया पता नहीं क्या हुआ, टाइम में पहला हो जाएगा तो 2 साल काम लिखा दिया। अब रिलेशन बनाना है तो रिलेशन नहीं तो बनेगा तो काम नहीं करेगा। ऐसे ही बच्ची का नाम है, कई का 3 बच्चे हैं। अब उन्होंने बोला कि आज 90 देर के अंदर 2 बच्चों पे नौकरी मिलेगी, किसी का नाम नहीं लिखा है। हमने के साथ क्यों लिखा है मोड़ी है, मोड़ी क्या करेगी। अब ये पता नहीं कि मोड़ी ज़्यादा जरूरी है, मोड़ा जरूरी नहीं है। मोड़ा 25 साल के बाद में काम उसका खराब हो जाता है। बच्ची जो है वो जीवन जब तक मैरिड नहीं है तब तक भी है, मैरिड के बाद अगर कुछ घटना घटित होगी तब भी तुम पे डिपेंड है, तलाकनामा हो गया तब भी तुम पे डिपेंड है, बच्ची का नाम अपन नहीं करा तो वहाँ पर दिक्कत है। मेरा पूरा का पूरा निचोड़ ये है कि नाम का खासकर ध्यान रखें। नए लोगों के सबके ठीक आ रही, बच्चों के सबके ठीक आ रही। अब स्कॉलरशिप की बात है, हम ज़्यादातर लोगों के स्कॉलरशिप मुरैना में दे रहे हैं, बहुत लोगों ने क्लेम किया हुआ डाला हुआ ये सबकी आईडी है, तो मैक्सिमम लोगों को ये नोटिस मिल रहा है। पुरानी लोगों के बच्चे बड़े उसको भी बोलते हैं तो स्कॉलरशिप डालिए अपने टाइम पर, पैसा मिलता है केस भी से। कई लोग बोलेंगे साहब पिछड़ा मिला नहीं, 2 साल से नहीं मिला, तो पेंडिंग पड़ेंगे ये वो पैसा पूरा आएगा। उसका लेटर भी डेट भी दिया गया है कि जो पेंडिंग केस है उनका पैसा मिलेगा, थोड़ा डिले होगा। ऐसे ही फैमिली कार्ड का केस है, पुराने फौजी हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही चले आए, आप कह 5 साल नौकरी करी, 62 में चले आए, अब
एयरटेल पेंशन भी नहीं होती, उनको एक सहायता मिलती पेंशन ग्रांट। अगर ऐसा कुछ होती गाँव में उसमें कोई बड़ा केस हमें भी कुछ नहीं करना चाहता, आपको भी कुछ नहीं का ऑनलाइन डालना, आई कार्ड केवल होना चाहिए, ऑनलाइन अप्लाई कर दो, 8,000 रुपये महीना उसकी पेंशन बन जाए। ऐसे ही जो है डिपेंडेंट कार्ड बना लीजिए टाइम पे अपने बच्चों के, क्योंकि मेरी बच्ची की शादी हो रही है, डिपेंडेंट कार्ड नहीं, आप डिपेंडेंट कार्ड से शादी तो नहीं करनी, तो वो सब चीज़ें करानी है। और 80 साल के बाद 20%, 85 के बाद 20%, ये सब जो है टाइम भी मिल रही है आपको। 85 के बाद 15 यहाँ पे देता है, पहले वोट लेते हैं। और एक नगर निगम का टैक्स माफ होता है, अगर मकान आपके नाम पर है ना तो नगर निगम से वो टैक्स की माफी होती है। इसका फॉर्म शहरी कल्याण विभाग में मिल जाता है, आपको साइन करके दे देते हैं, आप उसको नगर निगम में जमा करें, आपको टैक्स की माफी मिल जाती है। ऐसे ही कोटा है बच्चों का, मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, ठीक है, उसका एक सर्टिफिकेट होता है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, वो हम साइन कर देते हैं अपने ऑफिस में, उसको आप टाइम पे जमा करो, एलिजिबिलिटी कोड आपको मिल जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है, बहुत ज़्यादा तो समय पे नहीं पता। बच्चा कोई अपाहिज है आपको डिसेबल्ड है, टाइम पर पार्टोलॉजी कराए। डिसेबल्ड बच्चा और लड़की ये दोनों महत्वपूर्ण विषय हैं। डिसेबल्ड बच्चे का अगर नाम नहीं लिखा है तो बहुत बड़ी गलती कर रही है, बच्ची का नाम नहीं लिखा है तो बहुत बड़ी गलती कर रही है। समय का कोई पता नहीं कल क्या होगा। दो चीजें जरूरी हैं, बस बाकी तो सब कवर कर लिया है, आपने तो बता ही दिया है, बाकी कोई आप लोग समझ जाए उसको बता दीजिए। देखो मुख्य बात यही है, इन्होंने बताई, सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी डेट ऑफ बर्थ और इसमें नाम में वेरिएशन ये नहीं होना चाहिए। अगर ये आपने कवर कर लिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली, पेंशन उनको तुरंत आ जाएगी, है ना। और उसके साथ साथ में आप जो है ये जरूर करा लीजिए ऑनलाइन का, समग्र आईडी उसके लिए चाहिए होती है, और समग्र आईडी आपके जो है आधार कार्ड के साथ में मैंने दे दिए समग्र आईडी कितने ठीक है, लाया हूं सबको दे दिए मैंने, वो कर लो आप। ये फॉर्म जो है सब भर करके डिपेंडेंट कार्ड के लिए क्या क्या लाना है आपने वो बनाना है। अभी साहब ने बनाया, डिपेंडेंट कार्ड बना लिया साहब ने, जाके सैनिक बोर्ड में, ठीक है। डिपेंडेंट कार्ड एक बार बनवाओ, अगर साइन नहीं होंगे तो आप मीटिंग में आएंगे, हम देते आएंगे, आपको दे देंगे। नहीं हम गाँव वगैरह आते रहते हैं, कहीं भी ला के दे देंगे, कुछ भी आप ऐसे रजिस्ट्रेशन का है, फॉर्म लिखे हुए हैं। ये फॉर्म नीचे दिया हुआ है, ये आपकी आईडी वाला फॉर्म है, जो आईडी जनरेट हो, आप केवल फिलअप करें, अध्यक्ष जी को दे दें, वो वहाँ पहुँचा देंगे, आईडी हम जनरेट कर देंगे। जब भी आए आप डिस्चार्ज ग्रुप में जरूर लिखाना है, आईडी जनरेट हो गई है तो ये मतलब नहीं हो गई, पता नहीं हो गई कि बाद में चले गए, फिर वो डिस्चार्ज को एंट्री करा। अभी आपकी तरफ से कुछ पॉइंट है तो बताओ, ठीक है। ये डिपेंडेंट कार्ड बोल रहे थे, डिपेंडेंट कार्ड क्या है सबको पता है? डिपेंडेंट कार्ड बोल रहे हैं, ये क्या है सबको पता है? क्या है? पुरानी इनको तो पता है, नए वाले कुछ लोगों को पता नहीं होगा। जिस तरीके से आपका आइडेंटिटी कार्ड है, इसी तरीके से एक आइडेंटिटी कार्ड बनता है, वो भी बहुत ज़रूरत रहती है आपके। अगर बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है या और योजना के लिए अप्लाई करना है तो वो भी डिपेंडेंट कार्ड की जरूरत होती है। वो आइडेंटिटी कार्ड की तरह ही है, आप जो है सैनिक कल्याण से मिलेगा। तो ये फार्म सब आपको जो दिए हुए हैं इसको भर के दे दो, और जिनका जो सही डाटा होगा हम ऑनलाइन आपको इसके आधार पे कर देंगे। नहीं तो आप वहाँ पे आते हो तो वहाँ पे आ जाओ, हम जो आपके सामने तुरंत जो है मैं वो आपको ऑनलाइन करके ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब आपकी तरफ से कुछ पॉइंट है तो बताइए। अपने पॉइंट बताइए एक एक करके, कि क्या है बताओ। पहले आप पूजा काम के संग बाद देंगे, हम लेते हैं हाँ एक एक करके आराम से, कोई बात नहीं। एक साल इसकी मैं आपको बताता हूँ, इसकी एक बच्ची है सर, उसका खुराक हो गया, सब कुछ हो गया, और उसका फ्लैग भी निकला हुआ है, वो कारण से। अधिक जानकारी के लिए परफेक्ट इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को भेजें।